दुनिया में कई नरसंहार हुए और लाखों लोग मारे गए, फिर भी यह दुनिया चुप रही। कही कि फिर कभी नहीं होगा त्रासदी ऐसा, लेकिन फिर हुआ। ऑस्टविट्ज से लेकर गाजा तक। आइए आज इसको समझते हैं। 27 जनवरी 1945 को सोवियत सैनिकों ने ऑस्टविट्ज बिरकेनो को मुक्त किया। अंदर उन्हें 8000 कमजोर कैदी, 44,000 जोड़ी जूते, चश्मे के ढेर और खाना पकाने के बर्तनों के टीले मिले। यह सब 11 लाख लोगों में से बचा था, जिसमें ज्यादातर यहूदी थे जिन्हें नाजियों ने मारा। पीछे हटने वाले नाजियों ने रिकॉर्ड और सबूत नष्ट कर दिए, जिसे सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। इस वर्ष की मुक्ति की 80वीं वर्षगांठ पर बचे लोगों और नेताओं को मृतकों को याद करने और फिर कभी नहीं की प्रतिज्ञा को दोहराने के लिए आमंत्रित किया गया है। मानवता पर नरसंहार का दाग काफी पुराना है। 1948 के नरसंहार सम्मेलन के अनुसार नरसंहार राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को नष्ट करने के इरादे से किए गए कार्य को परिभाषित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने 2020 में कहा कि नरसंहार के स्पष्ट संकेत होते हैं, लेकिन इन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है। 1933 में नाजियों के सत्ता में आने के बाद यहूदियों का दमन सैकड़ों कानूनों के माध्यम से हुआ। 1935 के नुर्नबर्ग कानूनों ने यहूदियों की नागरिकता छीन ली। 1941 में यहूदी प्रवास पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जब यहूदी भागने की कोशिश करते थे तो उन्हें नौकरशाही, जेनोफोबिया और यहूदी विरोधावादी का सामना करना पड़ता था। मित्र राष्ट्रों की निष्क्रियता देखें तो 1938 में एवियन सम्मेलन में शरणार्थी समस्या पर चर्चा हुई, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। 1943 तक यह स्पष्ट हो गया था कि यहूदियों का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। फिर भी मित्र राष्ट्र नरसंहार को रोकने के लिए निर्णायक रूप से कार्य नहीं कर सके। 1945 में उन्होंने घोषणा की, फिर कभी नहीं, लेकिन इतिहास ने बार बार इसे झूठा साबित किया। नरसंहार के सबक देख सकते हैं, आधुनिक त्रासदियां देख सकते हैं। जैसे पहला कंबोडिया में 1975 से 79 के समय में खमेर रूस शासन के दौरान लगभग 20 लाख से अधिक लोग मारे गए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया शीत युद्ध के राजनीतिक समीकरणों से नियंत्रित थी। दूसरा रवांडा जो 1994 में हुआ, 100 दिनों में 8 लाख तुत्सी और उदारवादी हुतू मारे गए। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक असहाय रहे। तीसरा हुआ दारफुर जो 2003 से 5 में हुआ, 2 लाख से अधिक लोग मारे गए। सूडान में हिंसा आज भी जारी है। चौथा गाजा जो 2023 में, अक्टूबर 2023 में हमास के हमलों के बाद इजराइल ने बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की। 47,000 मौत हुए, 92% घर, 87% स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं नष्ट हो गई और 10,000 लोग लापता हो गए। गाजा पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या थी? जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इजरायल और हमास दोनों के नेताओं के खिलाफ युद्ध अपराधों के आरोप लगाए। अमेरिका और पश्चिमी यूरोप ने आईसीसी की आलोचना की और इजरायल का समर्थन जारी रखा। आत्मरक्षा का अधिकार और नरसंहार की परिभाषा के बीच बहस आज भी जारी है। फिर कभी नहीं की वास्तविकता क्या है? देखिए, इतिहास ने दिखाया है कि नरसंहार के चेतावनी संकेतों को अक्सर अनदेखा किया गया है। चाहे वह ऑस्टविट्ज हो, कंबोडिया हो, रवांडा, दारफुर या गाजा हो, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निष्क्रियता और राजनीतिक प्राथमिकताओं ने त्रासदियों को और बढ़ावा दिया है। तो भविष्य के लिए क्या सबक है, क्या हमें करना चाहिए? देखिए, जवाबदेही तय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे यूएनओ जैसे संगठन को लोकतांत्रिक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो वैश्विक लेवल पे जो निर्णय ले वो निष्पक्ष तरीके से, न्यायिक तरीके से ले सके। शिक्षा जैसे नरसंहार के इतिहास को सिखाना, समझाना, दुनिया को दिखाना अलग अलग तरीकों से कि ये नरसंहार कितने खतरनाक हो सकते हैं, मानवता के लिए कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, अनैतिक पूर्ण हो सकते हैं। मानवाधिकार जैसे राजनीतिक स्वार्थों के बजाय मानवाधिकारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि ऑस्टविट्ज की मुक्ति से लेकर गाजा की त्रासदी तक फिर कभी नहीं की प्रतिज्ञा तो बार बार टूटती रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है कि इतिहास ये भयावह घटनाएं दोहराई न जाए। इतिहास में न्याय, करुणा और मानवता की रक्षा के लिए वैश्विक समुदाय को संगठित और सक्रिय रहना चाहिए। हालांकि हम जितने भी आदर्शवादी और नैतिकपूर्ण बातें करें, ताकतवर और शक्तिशाली देश व्यवहारिक रूप से काम करते हैं, ना कि मानवता और आदर्शवादी दृष्टिकोण के साथ। तो यह दुनिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और यह इंसान के विकास और शिक्षा के बावजूद असभ्यता के प्रतीक को दर्शाता है।